अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू मैकेनिक्स मैथ 409 लेक्चर नंबर 14 ए। लेक्चर 14 को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये ए पार्ट है। अब हम शुरू करेंगे एनालिसिस ऑफ डिफॉर्मेशन। उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रेच क्या चीज है, एक्सटेंशन क्या चीज है, शियर क्या चीज है, स्ट्रेन क्या चीज है। और ये जो ए पार्ट है ना, इसके अंदर हम स्ट्रेच, एक्सटेंशन और शियर एंगल पढ़ेंगे। सबसे एंगल ऑफ शियर या शियर एंगल कहते हैं। स्ट्रेन जो है हम वो बी पार्ट में करेंगे। लेकिन अब देख लें, ये इस तरह की चीजें जो रियल लाइफ में भी कभी इस्तेमाल हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सरसाइज करने के बाद लोग कहते हैं मसल्स में बड़ी स्ट्रेच सी महसूस हो रही है। आज तो मैंने बहुत काम किया, दिमाग पे स्ट्रेन पड़ गया। अब आज हम देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इसकी। शियर का मतलब है चेंज ऑफ शेप। फिलहाल ये शियर का मतलब है चेंज ऑफ शेप। एक्सटेंशन का वर्ड आपने वैसे सुना होगा यार, वो जो एक्सटेंशन वायर लेके आना, वो लंबी सी जो वायर होती है, या फिर शायद मुझे रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन मिल जाए। ये वर्ड्स तो यूज होते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं अब ये हैं क्या। चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है। ये पहले दिमाग में ले आए, जो कैपिटल एम है रेफरेंस के लिहाज से होगा, स्मॉल एम करंट के लिहाज से होगा। वो कहता है कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बी यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनकी लेंथ 1 हो। यूनिट वेक्टर्स जिनकी लेंथ 1 हो, अलॉन्ग डी ऑफ कैपिटल एक्स एंड डी ऑफ स्मॉल एक्स। कैपिटल एम जो है यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग डी ऑफ कैपिटल एक्स, स्मॉल एम जो है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग डी ऑफ स्मॉल एक्स रिस्पेक्टिवली, सो दैट डी एक्स उसने इस तरह से लिखा हुआ है। अब देख लें, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जब भी किसी वेक्टर को उसकी लेंथ पे डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर आता है इन दैट डायरेक्शन। तो ये जो डी ऑफ कैपिटल एक्स है, जब मैं उसको उसकी लेंथ पे डिवाइड करूंगा या मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करूंगा, तो ये वाला यूनिट वेक्टर आएगा। लेंथ असल में नीचे थी, वो उधर मल्टीप्लाई होगी तो इस तरह बन गया। सिमिलरली जब मैं उसकी लेंथ पे डिवाइड करूंगा या उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करूंगा, तो ये वाला यूनिट वेक्टर आएगा। यूनिट वेक्टर आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल डी एक्स। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखें, ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है ये लिखी हुई है, ये वाली ये लिखी हुई है, लेकिन ये dx f dx के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था पहले से मेरी मुराद, जहां पे आपने डिफॉर्मेशन ऑफ लाइन एलिमेंट्स को स्टडी किया था, और ये था आपका डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर। इसकी डिटेल देखनी है कि ये डिराइव कहां पे हुआ था। तो ये आपके पास जो था डिराइव हुआ था स्लाइड 6 लेक्चर 12 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर। ये डिराइव हुआ था स्लाइड 6 लेक्चर 12। ठीक हो गया। ये वाला फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला बदल गया। ये कैसे आ गया? ये जो dx वेक्टर है, इसकी ये वाली वैल्यू ध्यान से देखें, ये वाली वैल्यू यहाँ पे है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फॉर्मूले को प्लीज नोट कर लें। इसने 2-3 स्लाइडों के बाद यूज होना है। इस फॉर्मूले को नोट कर लें। इक्वेशन 1 स्लाइड 1। ठीक हो गया जी। इक्वेशन 1 स्लाइड 1, इसने आगे जाके यूज होना है। अब एक ही वेक्टर का जब उसी से डॉट लेते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, उसकी लेंथ का स्क्वायर आता है। ये चीज ये लिखी हुई है, ये चीज दोबारा ये लिखी हुई है। स्मॉल dx को f टाइम्स d ऑफ कैपिटल x लिखा हुआ है, और इस वाले स्मॉल dx को भी f टाइम्स कैपिटल dx लिखा हुआ है। ये चीज इसके बराबर f साहब ये बैठे हैं, dx mdx है। mdx मेरी मुराद है कि m टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ d ऑफ कैपिटल x। ठीक हो गया जी। और ये कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। सिमिलरली ये जो चीज आपके पास आ रही है यहाँ वाली, ये f साहब तो वहीं बैठे हुए हैं, ये दूसरी चीज फिर यही बन गई। अच्छा, अब ये चीज आपके पास आ गई है, तो अब यहाँ पे देख लें, ये तो d ऑफ कैपिटल x का मैग्नीट्यूड है, नंबर है, इसके साथ हिट करेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो fm डॉट fm आ जाएगा। m वेक्टर है, f टेंसर है। और फौरन देखें, अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए लीनियर अलजेब्रा से रिकॉल कर लिया करें। जब भी एक मैट्रिक्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, वेक्टर आता था ax इक्वल टू b, तो ये भी जारी बात है टेंसर है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखी जा सकती है। वेक्टर के साथ हिट करेगा तो ये वेक्टर आएगा। अब मैं क्विक बोल रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ, जुबानी बोल रहा हूँ कि ये चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये भी ओवरऑल वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। डॉट जो है वेक्टर्स के दरमियान हो रहा है, टेंसर्स के दरमियान नहीं हो रहा। ये चीज ये लिखी हुई है। ठीक हो गया जी। अब ये भी आप कर सकते हैं, ये जो एफ साहब है इनको उठा के यहाँ पीछे ले जाए तो ट्रांसपोज बन जाता है। अब आप कहेंगे क्या करते जा रहे हैं? देखिए, एडवांस मैथमेटिक्स में फॉर्म्स एक से ज्यादा लिखी जा सकती हैं। टेंसर को उठा के यहाँ पे लाएं तो यहाँ पे उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, या इस टेंसर को उठा के मैं यहाँ पे ले आऊं वो भी ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ये पहले किया हुआ है, लाजमी किया हुआ है। इससे रेलेवेंट आपने कुछ देखना है, लेक्चर 8 स्लाइड 6, उसमें जुबानी बोलने लगूं क्या किया था। उसमें हमने कुछ ऐसा किया था कि ए टेंसर था, बल्कि पूरा बोलता हूँ, ए टेंसर्स टाइम यू डॉट वी किया था, और उसको प्रूफ किया था यू डॉट ए ट्रांसपोज वी। अब तो मैंने जुबानी बोला है, लेकिन वहां पे ए ट्रांसपोज नहीं ए आया था, क्योंकि उस स्लाइड के ऊपर
टेंसर सिमेट्रिक था और ए ट्रांसपोज ए के बराबर था। अब आप कहेंगे सर क्या बोले चले जा रहे हैं। बहरहाल फिक्र ना करें, मैं हूं किस लिए। मैं नहीं देख सकता कि मेरे स्टूडेंट परेशान हो। सो मजीद डिटेल देखें। ये जी स्लाइड को ना मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे धक्का दे दिया है ताकि यहाँ पे ना डिटेल आ सके। तो आइए डिटेल देखते हैं। सबसे पहले ये रिकॉल करें कि जब आप करते हैं यू डॉट वी तो होता है ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड टाइम्स फर्स्ट। ये आपने इस कोर्स में भी किया हुआ है, आपने ये लीनियर अलजेब्रा में भी किया हुआ है। यहाँ पे डॉट कोई नहीं आता। और वीटी क्या चीज है, ये है ट्रांसपोज ऑफ वी। यानी कि यहाँ पे अगर आप ये कॉलम वेक्टर के तौर पे लिखें तो ये ट्रांसपोज या रो वेक्टर बन जाएगा। ये क्या आ गया भाई, रेड अलर्ट यानी कि रेड सी। यहां से आप देखें, अब ये है जी कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। ए जो है कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है, यू के साथ मल्टीप्लाइड है, डॉट वी है। तो इसको भी वही फार्मूला लगाया हुआ है, ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड टाइम्स फर्स्ट। ये देखें ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड, यहाँ पे वी सेकंड था उसका ट्रांसपोज टाइम्स फर्स्ट यानी कि यू। यहाँ पे भी वी सेकंड है, इसका ट्रांसपोज टाइम्स फर्स्ट यानी कि ए टाइम्स यू। ठीक हो गया जी। ए को लिखा जा सकता है ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज वो खुद ही होता है, जैसे पंजाबी में नहीं कहते दो जुतियां मारो ठीक हो जाएगा, ये तो वही होता है। अब मजीद इसको ये लिखा हुआ है। ये स्टेप समझने से पहले रिकॉल करें कि जब दो मैट्रिसेस होती हैं और दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेते हैं, ए बी ट्रांसपोज, तो वो होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट, यानी कि ट्रांसपोज जब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का लिया जाता है तो रिवर्स ऑर्डर में आता है। तो यहां पे देख लें, अब जरा इधर से मुलाजा फरमाएं, इस सारे का ट्रांसपोज लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड यानी कि बी का ट्रांसपोज टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसको एक्सपेंड करके जब ये लिखा जा सकता है तो इन दोनों को भी इकट्ठा करके ऐसे लिखा जा सकता है। अगर वो चीज टफ लगती है तो इसमें पहले फिर रिकॉल करें कि ए बी ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो जिस चीज का ट्रांसपोज बाद में लिखा हुआ है उसको ट्रांसपोज के बगैर यहाँ पे लिखें, यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है ना, तो ट्रांसपोज के बगैर हो जाएगा ए ट्रांसपोज, यहाँ पे लिखें। और जो पहले वाला है जिसका कि ट्रांसपोज लिया हुआ है उसको भी ट्रांसपोज के बगैर यहाँ पे लिखें और टोटल का ट्रांसपोज। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद ये स्टेप कैसे आ गया, ये स्टेप जो आया है ये फिर इसको देख के आया। जब यहां से यहां जा सकते हैं तो इधर से वापस भी जा सकते हैं। ये ध्यान से देखें, इस सारे का ट्रांसपोज लिया हुआ है, इस सारे का ट्रांसपोज लिया हुआ है और यहां से यू से मल्टीप्लाइड है। अब जरा इधर मुलाहिजा फरमाएं, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इसको लिख सकते हैं ना ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड जो कि ये है टाइम्स फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, बल्कि यूं देख लें, यहाँ पे जिसका ट्रांसपोज लिया हुआ है वो फिर आगे जाए तो फिर डॉट हो जाता है। इसी तरह से इस सारे का ट्रांसपोज है, अगर वो यू के आगे जाए तो डॉट हो जाता है। यूं बता दिया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ए था, जब इधर पहुंचा ये तो यू के साथ था, वी के साथ पहुंचा तो ट्रांसपोज हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपके पास ट्रांसपोज था तो जब यू के पास पहुंचा या यू के साथ मल्टीप्लाइड हुआ तो ट्रांसपोज फॉर्म में हुआ, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो खुद होता है। तो वही काम इधर हो रहा था। यहाँ पे देख लें, एफ सब को उठा के जब यहाँ पे ले गए तो एफ ट्रांसपोज। उम्मीद है पता लग गया होगा। मजीद थोड़ा सा देख लें, ये सब यहाँ पे थे, दुबक के इधर गए तो ट्रांसपोज हो गया, वापस आए फिर ट्रांसपोज हुआ, लेकिन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो खुद होता है। ए साहब जो है ये बन गए कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है जी, बन नहीं गए, ये था। ए आपके पास कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है। वो फॉर्मेटिंग नहीं हो सकी कि मैं नीचे टिल्डा लगाता तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया, लेकिन बता दिया है कि ए साहब जो है कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है, जैसे यहाँ पे एफ है। अब पता लग गया होगा कि ये साहब जब इधर आए, ये वाली चीज आप देख लें यहाँ पे कि ये साहब जब इधर आए हैं या ये साहब जब इधर आए हैं तो ट्रांसपोज की फॉर्म में क्यों आ गए, ये बता दिया मैंने यहाँ पे। अब उम्मीद है कि पता लग गया होगा। हाँ जी, आगे जाने से पहले इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें कि क्योंकि आपके पास जो नेक्स्ट स्लाइड है ना उसका स्टार्ट इसी क्वेश्चन से हो रहा है, लेकिन ये जो आपके पास टर्म आ रही है ना जो कि डी ऑफ कैपिटल एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो यहां नजर आएगी, आपको यहाँ डिनोमिनेटर में नजर आएगी अगली स्लाइड के स्टार्ट में। ये देख लें जी, वही लिखी हुई है। और यहाँ पे देख लें, एक ही वेक्टर का जब उसी से डॉट लेते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, उसकी लेंथ का स्क्वायर होता है। और जब भी टेंसर जो है वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वो आपके पास एक वेक्टर ही आता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक मैट्रिक्स किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होती है तो वेक्टर आता है, यानी कि ए एक्स इक्वल टू बी। अब यहाँ पे अंडर रूट ले लें। अब इस चीज का ध्यान रखें कि ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है,
ये भी मैग्नीट्यूड है, इसलिए नेगेटिव अंडर रूट नहीं होगा। एक चीज हो गई। अब उसके बाद ये कैसे लिखा हुआ है? ये ऐसे लिखा हुआ है कि वही मैंने कहा था, ये एफ साब उठा के अगर यहाँ पे आप ले जाते हैं तो ये ट्रांसपोज की फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे अंडर रूट लिया है, इसलिए यहाँ पे भी अंडर रूट आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इन्होंने मजीद लिखा हुआ है लेमडा फंक्शन ऑफ एम, फंक्शन ऑफ एम। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि लेमडा तो नजर आ रहा है हमें स्केलर, डेफिनेटली स्केलर ही आएगा, क्योंकि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों को डिवाइड करके ना कोई वेक्टर आना है ना कोई टेंसर आना है। लेकिन फिर स्केलर एज अ फंक्शन ऑफ अ वेक्टर, उसका मतलब ये है कि इसको कहते हैं स्ट्रेच। ये लेमडा साहब स्ट्रेच है, ये देखें ये लिखा हुआ है, विच डिफाइंस लेमडा फंक्शन ऑफ एम which is called the stretch in the direction capital M at x। कैपिटल एक्स के ऊपर था लोकेटेड कौन सा फाइबर था? कौन सा फाइबर? यानी कि लाइन एलिमेंट। भाई कौन सा लाइन एलिमेंट? डी ऑफ कैपिटल एक्स। और डी ऑफ कैपिटल एक्स की डायरेक्शन में था यूनिट वेक्टर कैपिटल एम, और कैपिटल एम की डायरेक्शन में जो स्ट्रेच हुई है ना, वो ये वाली है। यानी कि नीचे देखें वही लाइन एलिमेंट है, लेकिन उसकी लेंथ है बिफोर डिफॉर्मेशन। ऊपर देखें वही लाइन एलिमेंट है, लेकिन उसकी लेंथ है आफ्टर डिफॉर्मेशन, और इन दोनों लेंथ्स की जो रेशियो है दैट इज स्ट्रेच। फर्दर वो कहता है कि ये नोट करें कि स्ट्रेच साहिबा जो है वो जीरो से बड़ी है, इन्फिनिटी से कम है। पहले देखें, प्योर मैथमेटिकली आप कह सकते हैं ये जीरो तो हो सकता है, एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो भी तो होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकती, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है। अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो होगी तो इसका मतलब है कि लाइन एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो गया, गायब हो गया। हम तो कहते हैं जी इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। लाइन एलिमेंट जब अनडिफॉर्म से डिफॉर्म होता है तो डिफॉर्म होने के बाद दोबारा अनडिफॉर्म हो जाए, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, तो ये गायब कभी नहीं हो सकता, उसकी लेंथ फाइनाइट रहेगी, जीरो कभी नहीं हो सकती। इसी वजह से ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है कि नीचे तो था ही पॉजिटिव, ऊपर ही पॉजिटिव। हाँ, इन्फिनिटी भी नहीं हो सकती, मतलब कि डिफॉर्मेशन के बाद लेंथ इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि जो लेंथ बिफोर डिफॉर्मेशन थी वो इतनी छोटी हो जाए कि लेंथ आफ्टर डिफॉर्मेशन उसके मुकाबले में इन्फिनिट हो जाए, वो भी नहीं बनता। इसलिए इस चीज को समझ लें। मसला हुआ, दोबारा सुन लीजिएगा, लेकिन अब इसको जरा दोबारा देखें। ये देखें, ये ग्रीन फील्ड आ रही है, ये है जी लेमडा फंक्शन ऑफ एम या स्ट्रेच इन द डायरेक्शन एम। अब मैं प्रॉपर्ली बोल रहा हूं, स्ट्रेच इन द डायरेक्शन एम इज द रेशियो ऑफ करंट टू रेफरेंस लेंथ। ये देखें जी, करंट टू रेफरेंस लेंथ, ठीक हो गया जी, ऑफ अ लाइन एलिमेंट विच मे बी इमेजिन्ड एज अ फाइबर। देखा, अब ये वर्ड आ गया, मैंने जुबानी बोला था फाइबर, ये वर्ड आ गया, ये तो आपने पहले सुना हुआ है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, रेशियो ऑफ करंट टू रेफरेंस लेंथ, तो जो करंट लेंथ है वो ऊपर वाली है, रेफरेंस लेंथ जो है नीचे वाली है। क्यों? क्योंकि जो डी ऑफ स्मॉल एक्स है वो है डिफॉर्म्ड लाइन एलिमेंट, डी ऑफ कैपिटल एक्स है अनडिफॉर्म्ड लाइन एलिमेंट, ठीक हो गया जी। अब एक और डेफिनेशन देख लें, वो कहता है जी क्वांटिटी जो है ना, जो लेमडा माइनस वन, अब मैं खाली लेमडा कह रहा हूँ, लेमडा माइनस वन इज कॉल्ड द एक्सटेंशन रेशियो। ये डेफिनेशन है, इसको एक्सटेंशन रेशियो कहते हैं, और वो कहता है इन द डायरेक्शन एम, वही है क्योंकि एम की डायरेक्शन में सब कुछ हो रहा है। और ये जो कहता है जो डिफरेंस है, यानी कि आपके पास न्यू लेंथ माइनस द ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पे देख लें, या ये कह सकते हैं कि लेंथ आफ्टर डिफॉर्मेशन माइनस लेंथ बिफोर डिफॉर्मेशन, ये जो डिफरेंस है इसको कहते हैं जी एक्सटेंशन, ठीक हो गया जी, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। इसको सामने रख के इसको थोड़ा सा और भी समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है वो ये देखें, इस लेमडा को आप इससे रिप्लेस करें, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप नहीं बताने लगा, सिंपल है, इसको रिप्लेस करें तो ये आपके पास आ जाएगा डी ऑफ स्मॉल एक्स मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डी ऑफ कैपिटल एक्स मैग्नीट्यूड माइनस वन। ऊपर न्यूमिनेटर में ये चीज आएगी, ऊपर न्यूमिनेटर में ये चीज आएगी, डिनोमिनेटर में यही चीज आएगी, यानी कि ये चीज बन जाएगी डी ऑफ स्मॉल एक्स का मैग्नीट्यूड माइनस डी ऑफ कैपिटल एक्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डी ऑफ कैपिटल एक्स का मैग्नीट्यूड, यानी कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, इसको कहते हैं एक्सटेंशन रेशो। चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, उसको कहते हैं एक्सटेंशन रेशो। और खाली एक्सटेंशन क्या है? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, ठीक है जी, ये डिफरेंस। तो चलिए जी, उम्मीद है पता लग गया होगा, अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है कि वी से दैट अ लाइन एलिमेंट इज एक्सटेंडेड अनस्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू लेमडा जी वन तो बड़े ने, लेमडा जी इक्वल टू वन, तो लेमडा जी लेस देन वन रिस्पेक्टिवली। ये ले जी, मैंने बड़ा उसको इज्जत दे दी, लेमडा जी लेमडा जी, लेकिन देख लें लेमडा क्या था, सिंपल देखें, लेमडा आपके पास है रेशियो ऑफ करंट टू रेफरेंस लेंथ ऑफ द सेम लाइन एलिमेंट, ये कहना चाहिए रेशियो ऑफ करंट टू रेफरेंस लेंथ ऑफ द सेम लाइन एलिमेंट। बेहतर है पिछली स्लाइड से देख लें या मैं बोलने लगूं, यहां से नोट कर लें। लेमडा आपके पास था
डी ऑफ स्मॉल एक्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डी ऑफ कैपिटल एक्स का मैग्नीट्यूड। फिर सुन ले, डी ऑफ स्मॉल एक्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डी ऑफ कैपिटल एक्स का मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया जी। और सीधी सी बात है, जब यही चीज लेमडा है और जब ये होगी ग्रेटर देन 1, तो जो डी ऑफ स्मॉल एक्स का मैग्नीट्यूड है वो बड़ा होगा इन कंपैरिजन विद डी ऑफ कैपिटल एक्स का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है जो नई लेंथ है वो ज्यादा है और जो पुरानी वाली लेंथ थी वो कम है। जो आपके पास डिफॉर्म्ड लेंथ है वो ज्यादा है और जो अनडिफॉर्म्ड लेंथ है वो कम है। इसका क्या मतलब हुआ? एक्सटेंशन हो गई, एक्सटेंड हो गया लाइन एलिमेंट। अगर ये इक्वल टू 1 होता है तो इक्वल टू 1 तो क्लियर है कि डी ऑफ स्मॉल एक्स की जो लेंथ है वही डी ऑफ कैपिटल एक्स की लेंथ है, यानी कि स्ट्रेच पड़ी नहीं, अनस्ट्रेच रह गया। अगर लेस देन 1 है तो सीधी सी बात है, डी ऑफ स्मॉल एक्स की जो लेंथ है वो लेस देन होगी डी ऑफ कैपिटल एक्स की लेंथ से। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास डिफॉर्म्ड लेंथ है वो लेंथ कम है इन कंपैरिजन विद द अनडिफॉर्म्ड लेंथ ऑफ द सेम लाइन एलिमेंट। तो इसको कह देते हैं कंप्रेस्ड होना। कंप्रेस्ड होना, लाइन एलिमेंट कंप्रेस हो गया। ठीक हो गया जी। ये रिस्पेक्टिवली लिखा है, उम्मीद है पता लग गया होगा। मसला दोबारा सुन लीजिएगा। आगे आता है एंगल ऑफ शेयर। देखिए एंगल ऑफ शेयर जो है ना, एंगल तो हम निकालते ही हैं, शेयर का मतलब है शेप का चेंज हो जाना। जब भी आप किसी को ऐसी बात करें जो उसको अच्छी नहीं लगे तो उसके बल नहीं पड़ जाते चेहरे के ऊपर, मत्थे पे बल पड़ जाते हैं। तो आप कह सकते हो, अच्छा जी पहले मैं चेक करना चाहता हूँ ये जो 2 बल पड़ गए ना तुम्हारे मत्थे पे, इस पे पहले एंगल क्या था और बाद में क्या है, और उनका डिफरेंस निकाल लीजिएगा। वही होता है शेयर एंगल। मैंने गोल मटोल तो बता ही दी है। गोल मटोल से मेरी मुराद है कि वो इतना क्लियर नहीं, लेकिन अब वाकई ये चीज यहाँ पे आने वाली है और ये शेयर होता है चेंज ऑफ शेप। ये देखें, वो कहता है कंसिडर द फॉलोइंग। ये देखें, ये कैपिटल एक्स है, ठीक हो गया जी। इस पे 2 लाइन एलिमेंट्स हैं, डी ऑफ कैपिटल एक्स 1, डी ऑफ कैपिटल एक्स 2। इनके दरमियान जो एंगल है थीटा आर है, आर इज फॉर द रेफरेंस। और डी ऑफ कैपिटल एक्स 1 जो है इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैपिटल M1 है और डी ऑफ एक्स 2 जो है इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैपिटल M2 है। आफ्टर डिफॉर्मेशन आपको पता है कि यही वाला पॉइंट ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पे पोजीशन वेक्टर स्मॉल एक्स होता है। ये डी ऑफ कैपिटल एक्स 1 डिफॉर्म होने के बाद डी ऑफ स्मॉल एक्स 1 बन जाता है, डी ऑफ कैपिटल एक्स 2 डिफॉर्म होने के बाद डी ऑफ स्मॉल एक्स 2 बन जाता है। और अब इनके दरमियान एंगल जैसे पहले थीटा आर था, अब थीटा टी है। ये वाला जो एंगल है ये बनता है करंट कन्फिगुरेशन में, ये वाला बन जाता है रेफरेंस कन्फिगुरेशन में। और जो डी ऑफ स्मॉल एक्स 1 है इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर स्मॉल m1 है, डी ऑफ एक्स 2 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर स्मॉल m2 है। अब वो कहता है कंसीडर अ पेयर ऑफ लाइन एलिमेंट्स डी ऑफ कैपिटल x1 डी ऑफ कैपिटल x2 बेस्ड एट कैपिटल x। ये है जी, ये वाले और ये। ठीक हो गया जी। सो दैट, ये तो बताइए आपको, डी ऑफ स्मॉल एक्स आपके पास होता है डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टाइम्स डी ऑफ कैपिटल x1, डी ऑफ स्मॉल x2 होता है आपके पास डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टाइम्स डी ऑफ कैपिटल x2। और इसका रेफरेंस चाहिए तो ये बनता है आपके पास स्लाइड 6 लेक्चर 12। लेक्चर 12 में ही आपके पास डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर इंट्रोड्यूस हुआ था। अब वो कहता है एंगल बिटवीन देम इज गिवन बाय, जो मैट्रिक की क्लासेस में रूल बताया जाता है वो यूज हुआ है। वो क्या था? वो होता है जी कि जो एंगल होता है आपके पास लेंथ ऑफ द आर्म पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ ऑफ द आर्म पे डिपेंड नहीं करता। बेसिक इसकी डायरेक्शन में m1 ले लें या dx1 ले लें, इसकी डायरेक्शन में आप dx2 ले लें या m2 ले लें, जो यूनिट वेक्टर है। m1 m2 के दरमियान वही एंगल होगा जो dx1 और dx2 के दरमियान होगा। यहाँ मेरी मुराद d ऑफ कैपिटल x1 d ऑफ कैपिटल x2, उनके दरमियान जो एंगल होगा वही कैपिटल m1 और कैपिटल m2 के दरमियान होगा। अब ये कैसे आ रहा है? इसको आप लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट है ना, लेंथ ऑफ द फर्स्ट वेक्टर वो तो 1 है, इनटू लेंथ ऑफ सेकंड वेक्टर वो भी 1 है, यानी कि कैपिटल M1 कैपिटल M2 दोनों की लेंथ 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, टाइम्स कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो ये चीज आपके पास आती है, ये है जी कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। वैसे भी जब दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट लेते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी जस्ट द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक हो गया जी। इसी तरह से जैसे कॉज ऑफ थीटा आर लिखा है, कॉज ऑफ थीटा टी भी लिखेंगे, लेकिन नजर आ जाना चाहिए क्या होगा, वो होगा स्मॉल m1 डॉट स्मॉल m2। आगे चलते हैं। ये देखें जी, वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, cos ऑफ थीटा टी इज इक्वल टू m1 डॉट m2। यहाँ भी वही रूल लग रहा है कि दो यूनिट वेक्टर्स का जब डॉट लेते हैं दैट इज जस्ट द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और थीटा टी जो था इन दोनों के दरमियान एंगल ही था। अब ये जो लिखा है यूजिंग वन, जब मैंने उस वक्त आपको कहा था स्लाइड 1 पे कि इक्वेशन नंबर 1 नोट कर लें, अगर किसी ने अभी नोट नहीं की बेशक इस लेक्चर को यहाँ पे पॉज कर दें, उस इक्वेशन को नोट करें। वो इक्वेशन क्या थी फिर भी मैं जुबानी बोल देता हूँ। वो इक्वेशन थी स्मॉल m टाइम्स लेंथ ऑफ d ऑफ स्मॉल x इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर टाइम्स कैपिटल M टाइम्स लेंथ ऑफ d ऑफ कैपिटल x। ये थी।
अब क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और जैसा मैंने कहा था कि वो तो फॉर्मूला था m टाइम्स लेंथ ऑफ d ऑफ स्मॉल x, तो यहाँ पे आना चाहिए था लेंथ ऑफ d ऑफ स्मॉल x1, नहीं लिखा हुआ, यहाँ गया हुआ है। इसके साथ नहीं कंफ्यूज करना, मैं m1 की वैल्यू बता रहा हूँ, वो चीज यहाँ गई हुई है तो m1 की ये बनती है वैल्यू। या यूं कर लें, स्मॉल m की वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर टाइम्स कैपिटल M टाइम्स लेंथ ऑफ d ऑफ कैपिटल X डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ d ऑफ स्मॉल x। ये था। अब तो पहले क्लियर हो गया होगा वो फार्मूला अगर आपके सामने हो तो। अब क्योंकि यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रेच की डेफिनेशन को रिकॉल करें। स्ट्रेच की डेफिनेशन थी रेशियो ऑफ करंट टू रेफरेंस लेंथ ऑफ द सेम लाइन एलिमेंट। फिर बोलने लगा हूं, रेशियो ऑफ करंट टू रेफरेंस लेंथ ऑफ द सेम लाइन एलिमेंट, लेकिन ये वाली जो रेशियो है ये आपके पास बनती है रेफरेंस टू करंट लेंथ। रेफरेंस टू करंट लेंथ यानी कि उल्टा लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल है किसका, स्ट्रेच का, इसलिए इसको लिखा हुआ है 1 ओवर लेमडा, और लेमडा जो है आपके पास इन द डायरेक्शन ऑफ m1 है। ये भी रेसिप्रोकल है किसका, स्ट्रेच का, इसलिए लिखा हुआ है 1 ओवर लेमडा, और लेमडा जो है आपके पास इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल M2 है। अब ये वाला लेमडा और ये वाला लेमडा ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, गलती से लेमडा स्केयर ना लिख दीजिएगा, आगे जाके मजीद ये चीजें क्लियर होंगी। लेमडा स्केयर ना लिखिएगा क्योंकि ये स्ट्रेच इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल M1 है, ये स्ट्रेच इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल M2 है। ऊपर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ये वाले वेक्टर FM1 और FM2। ये देखें, टेंसर जब वेक्टर से मल्टीप्लाइड होता है तो वेक्टर ही बनता है, टेंसर जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वेक्टर ही बनता है। बिल्कुल उसी तरह जब मैट्रिक्स किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होती है तो वेक्टर ही बनती है, AX इज इक्वल टू B। ठीक हो गया जी। ये सारी की सारी चीज आई है कॉज ऑफ थीटा टी विच इज दिस वन। अब थीटा आर क्या था बिफोर डिफॉर्मेशन, थीटा टी क्या था आफ्टर डिफॉर्मेशन। थीटा आर रेफरेंस में, थीटा टी करंट में। दो लाइन एलिमेंट्स डी ऑफ कैपिटल x1 डी ऑफ कैपिटल x2, उनके दरमियान एंगल थीटा आर। ये था बिफोर डिफॉर्मेशन और ये था आपके पास रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में। थीटा टी किन दो के दरमियान एंगल था, उन्हीं दोनों के दरमियान था, लेकिन आफ्टर डिफॉर्मेशन यानी कि डी ऑफ स्मॉल x1 और डी ऑफ स्मॉल x2 के दरमियान। ठीक है। अब ये जो उनका डिफरेंस है ना थीटा आर माइनस थीटा टी, ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है जी, दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। ये जो डिफरेंस है इसको कहते हैं जी एंगल ऑफ शेयर। शेयर होता है शेप का चेंज होना ऑफ द डायरेक्शंस कैपिटल M1 कैपिटल M2। क्योंकि ये वाला जो वेक्टर था, लेंथ की बात नहीं कर रहा, ये वाला जो वेक्टर था डी ऑफ कैपिटल x1 ये किस डायरेक्शन में था, कैपिटल M1 की डायरेक्शन में। ये वाला जो वेक्टर था यहां भी मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा, डी ऑफ कैपिटल x2 किस डायरेक्शन में था, कैपिटल M2 की डायरेक्शन में। तो इसी वजह से यहां पे कहा गया है कि ये वाला जो डिफरेंस है ये आपके पास बनता है एंगल ऑफ शेयर। शेयर मींस चेंज ऑफ शेप ऑफ द डायरेक्शन कैपिटल M1 एंड कैपिटल M2। ठीक है जी, ये है जी। ये लें जी, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। हैप्पी एंडिंग। और इस तरह से आपका लेक्चर 14A खत्म हो गया। अब होपफुली मुलाकात होगी लेक्चर 14B में। अल्लाह हाफिज।